नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज तारीख है 11 फरवरी 2022। आज के इस वीडियो में हम कल यानी 10 फरवरी 2022 के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे न्यूज़पेपर्स के, उन पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आर्टिकल इंग्लिश में आते हैं और उनका ट्रांसलेशन करते करते और नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए हमारी वीडियो एक दिन पीछे के आर्टिकल पर होगी। मतलब अगर 11 तारीख है तो जो हम डिस्कशन करेंगे वो 10 तारीख के जो आर्टिकल आए थे उन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला आर्टिकल है राज्यपाल की भूमिका व शक्ति। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बढ़िया आर्टिकल है। चलिए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले न्यूज़ क्या है कि हाल ही में राज्यों व राज्यपाल के मध्य टकराव देखा गया। मतलब अभी कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ राज्यों और उनके राज्यपालों के मध्य टकराहट देखी गई है। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में उपराज्यपाल और राज्यपाल के बीच में। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में देखा गया, तो उसके ऊपर बेसिकली आर्टिकल था। तो हम इस आर्टिकल को मेनली 3 पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान में राज्यपाल से संबंधित क्या उपबंध है। फिर दूसरा देखेंगे राज्य वर्सेस राज्यपाल, अर्थात राज्य और राज्यपाल के बीच विवाद कहाँ है। और तीसरा है राज्यपाल से संबंधित सिफारिशें जो विभिन्न आयोगों ने की। आयोग में बेसिकली 3 आयोग हैं, उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। ठीक, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल के बारे में उपबंध किए गए हैं। जहाँ 153 में क्या उपबंध है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा। देखिए उन अनुच्छेद 153 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये उपबंध नहीं था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसके बाद 155 आता है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह मूलतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक राज्यपाल पद पर रहता है, और राष्ट्रपति जब चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे हटा सकता है। तो 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल का कितना है? 5 वर्ष का है, और जो बेसिकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। फिर आता है 161। राज्यपाल से संबंधित मुख्य आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। देखिए राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति होती है और राज्यपाल को भी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में होती है और राज्यपाल की 161 में होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है? तो राज्यपाल राज्य विधि के मामले में क्षमादान कर सकता है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो राज्य विधि बनाती है, उन पर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो राज्यपाल उस पर क्षमादान कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति केंद्र विधि के विषयों पर क्षमादान करता है। और फिर दूसरा अंतर क्या है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड भले ही राज्य विधि के मामलों में दिया गया हो, लेकिन राज्यपाल उन पर क्षमा नहीं कर सकता है। अगर राज्य विधि का विषय भी है तो उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर तीसरा है क्या? फिर अगला आर्टिकल है 163। इसमें क्या है? राज्यपाल के सहयोग व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बेसिकली राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। फिर 164 में क्या है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह है आर्टिकल 164 में। फिर आता है अनुच्छेद 200 में क्या है? जो राज्य विधानसभा विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है उस पर स्वीकृति से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 200 में किए गए हैं। फिर आता है अनुच्छेद 201। इसमें क्या है? विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। जो राज्य विधानसभा के विधेयक होते हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित करता है। सो हमने क्या देखा? राज्यपाल से संबंधित संविधान में जो प्रावधान है वो देखे हैं। कहाँ पर है? भाग 6 में है, अनुच्छेद 153 से 167 तक, और कुछ मुख्य अनुच्छेद देखे हैं। यहाँ पर आर्टिकल 157
157 होता है, जहाँ पर राज्यपाल बनने के लिए योग्यता या अर्हताओं का वर्णन किया गया है। अब चलिए दूसरे विषय पर आते हैं, राज्य वर्सेस राज्यपाल। राज्य और राज्यपाल के मध्य कहाँ मतभेद हो जाता है, जहाँ पर ये बेसिकली ये पूरा जो एडिटोरियल है इसी विषय पर डिपेंडेंट है। हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं और प्रक्रिया संबंधी विवाद और अन्य विवाद। अब विवेकाधीन शक्तियां क्या है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। पहला, राज्य विधानसभा अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, जिसके माध्यम से राज्य विधानसभा की शक्तियां सीमित हो जाती हैं और उस विधेयक पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के अधिकार प्रभावी हो जाते हैं। ये पहला विवाद है। फिर दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। इसके कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है। और फिर तीसरा है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति। मतलब मान लीजिए 2 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसे में राज्यपाल की यह विवेकाधीन शक्ति है कि भाई किसे सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है। कोई स्पष्ट पैरामीटर नहीं है। हो सकता है जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली हो उसको सरकार बनाने का मौका ना मिले और छोटे दल अर्थात जिनको कम सीटें मिली हैं वो आपस में गठबंधन करके सरकार बना लें, तो ऐसी स्थिति में विवाद हो जाता है या विवाद की स्थिति बन जाती है। इसको कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति। फिर आता है पार्टी को बहुमत साबित करने हेतु समय का निर्धारण। अर्थात जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल किसी एक पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति देता है। फिर उसके बाद या बिना सरकार बनाए सरकार बनाने के बाद बेसिकली अपना बहुमत स्पष्ट करने का समय निर्धारित करता है। इसके भी कोई बेसिक पैरामीटर्स नहीं है। ये सब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो विवेकाधीन शक्तियां बेसिकली 4 हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित करना। फिर दूसरा है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। फिर तीसरा है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति। फिर है चौथा पार्टी को बहुमत साबित करने हेतु समय का निर्धारण। फिर दूसरा है प्रक्रिया संबंधी विवाद। इसके अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल होता तो 5 वर्ष है, लेकिन वह बेसिकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और राष्ट्रपति उसे जब चाहे पद से हटा सकता है। तो यह सबसे बड़ा विवाद का विषय है कि राज्यपाल अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने माना जाता है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के विरुद्ध या केंद्र में जो पार्टी है उसको लाभ पहुंचाने की नीति के अलावा कुछ और राज्य सरकार के पक्ष में करता है तो राज्यपाल को हटा दिया जाता है। तो राज्यपाल की स्वतंत्रता इससे प्रभावित होती है। फिर दूसरा है राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्यपाल पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र द्वारा राष्ट्रपति की सहायता से नियुक्त होता है और राष्ट्रपति ही उसे पद से अलग कर देता है। राज्य सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति हेतु अर्हताएं। कई जो अभी तक विभिन्न आयोग बैठे हैं उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कुछ अर्हताएं निर्धारित की हैं जो हमारे संविधान में नहीं है। तो इस पर विवाद है कि राज्यपाल को जो व्यक्ति राज्यपाल बनता है वह गैर दलीय व्यक्ति या गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। फिर अन्य विवाद है। इसमें क्या आता है? राज्यपाल का पार्टीवादी रवैया। मतलब जो केंद्र सरकार, मान लीजिए वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अगर वो पश्चिम बंगाल में किसी विधायक को राज्यपाल को नियुक्त करती है तो राज्यपाल बीजेपी के फेवर में अपनी अधिकांश कार्य करता है। तो यह है राज्यपाल का पार्टीवादी रवैया। और फिर दूसरा है केंद्र का एजेंट, अर्थात राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो विवाद देख लिया। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित विभिन्न आयोगों ने क्या सिफारिशें की हैं। तो सबसे पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में बना था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद के हनुमंतैया। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, उसके बाद के हनुमंतैया बन गए थे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि राज्यपाल एक गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए। इनकी एक ही मेन सिफारिश थी राज्यपाल से संबंधित। सिफारिशें कई थी लेकिन राज्यपाल से संबंधित एक ही थी। तो इन्होंने कहा था राज्यपाल गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए और जिसको सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। फिर दूसरा है सरकारी आयोग, 1983 में बना था।
अध्यक्ष थे RS सरकारिया। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री CM अर्थात मुख्यमंत्री की सलाह से होनी चाहिए और इस प्रक्रिया को संविधान में समायोजित अर्थात संविधान में इसको संशोधन के माध्यम से शामिल करना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह की महत्वपूर्ण भूमिका हो। फिर दूसरा है बहुमत की स्थिति में विधानसभा भंग नहीं, अर्थात राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। फिर तीसरा क्या इन्होंने कहा, इन्होंने सिफारिश दी थी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष का वह निश्चित होना चाहिए और कुछ ठोस आधार पर ही उसे हटाया जाना चाहिए। तो सरकारी आयोग ने 3 रिकमेंडेशन दी थी राज्यपाल से संबंधित। पहला क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका होनी चाहिए। दूसरा, बहुमत की स्थिति में विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए और 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। फिर आता है पुंछी आयोग जो 2007 में बना था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। जो राज्यपाल की पदच्युति अर्थात पद से हटाने की प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है वैसे ही राज्यपाल को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए और राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना चाहिए। तो ये विवाद देखे और ये विभिन्न आयोग की सिफारिशें देखी। उसके बाद हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में यही कहा जाएगा कि सरकार को हमारे संविधान में जो संघवाद की अवधारणा को स्वीकार किया गया उसको और सुदृढ़ करना चाहिए और राज्यपाल हेतु कुछ स्पष्ट आचार संहिता जिसके अर्थात कुछ अपवादिक स्थिति जो उसके अपवादिक स्थिति हैं उनमें राज्यपाल का आचरण कैसा होना चाहिए या राज्यपाल के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, इसके निर्धारण हेतु स्पष्ट आचार संहिता होनी चाहिए। और फिर तीसरा क्या है, नियुक्ति पद्धति में सुधार होना चाहिए, मतलब जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित विवाद हैं और कार्यकाल आदि संबंधी विवाद जो है उनमें सुधार होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था राज्यपाल से संबंधित। आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल द हिंदू से संबंधित है। द हिंदू में आया था, वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी मृत्यु दंड पर एक वर्डिक्ट दिया है, उससे रिलेटेड ये इशू था। तो न्यूज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार व हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अर्थात एक व्यक्ति जिसको बलात्कार और हत्या के दोष में मौत की सजा अर्थात फांसी मिली हुई थी उसको उम्र कैद में बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास का उल्लेख किया एवं कहा कि मानव जीवन के संरक्षण को इस दंड शास्त्र में अर्थात क्या समायोजित किया जाना चाहिए। मानव जीवन के संरक्षण, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें ये ऐड करेंगे, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो मानव जीवन के संरक्षण को दंड शास्त्र में समायोजित किया जाना चाहिए। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्यु दंड एक निवारक और मामलों में उचित सजा देने हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। मृत्यु दंड एक, देखिए की पॉइंट क्या है, निवारक और मामलों में उचित सजा देने हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। निवारक मतलब क्या है, निवारक कार्य कैसे करता है, कार्य करने से पहले रोक देता है। जैसे आपने गिरफ्तारी देखी होगी, निवारक निरोध गिरफ्तारी, संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं निवारक निरोध गिरफ्तारी, अर्थात व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार पहले ही कर लिया जाता है। ऐसे ही मृत्युदंड एक निवारक और मामलों में उचित सजा देने हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। निवारक मतलब मृत्युदंड लोगों को सजा के भय से किसी अपराध को करने से पहले ही रोकता है और मामलों में उचित सजा देने हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया करता है। मतलब यदि गंभीर मामला है तो समाज द्वारा आह्वान किया जाता है कि व्यक्ति विशेष को मृत्युदंड दिया जाए। अर्थात जैसे बलात्कार और हत्या का दोषी व्यक्ति है तो समाज की प्रतिक्रिया होती है कि व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। अब देखते हैं दंड का सिद्धांत क्या है। दंड का सिद्धांत क्या है, दंड के सिद्धांत में दंड के बारे में बताया गया है, जो क्या है कि दंड समाज के अन्य व्यक्तियों को समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित किया गया है। समाज के जो अन्य दायित्व हैं उनको संतुलित करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करना, देखिए ये है मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करना एवं समाज की रक्षा एवं सेवा करना शामिल है। जो मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करना, समाज की रक्षा करना और सेवा करना शामिल है, ये दंड का सिद्धांत है।
अब चाहे तो इसको अगर अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखते हैं मृत्युदंड के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। अब मृत्युदंड की सकारात्मक पक्ष में क्या कहा जाता है, यह प्रतिशोध का मुख्य सिद्धांत है, अर्थात समाज द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो कुकृत्य किए जाते हैं तो उनके प्रति समाज की प्रतिशोध की धारणा में यह मुख्य सिद्धांत होता है कि व्यक्ति विशेष को मृत्युदंड दिया जाए। और फिर दूसरा है जो हमने अभी चर्चा की, निवारक के रूप में कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति को कोई गंभीर कृत्य करने से पहले ही रोकता है और पीड़ितों को संतुष्टि प्रदान करता है। अर्थात कोई पीड़ित परिवार है जिसके किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए किसी की हत्या की गई या किसी के साथ बलात्कार किया गया है तो उनको संतुष्टि प्रदान करता है अगर मृत्युदंड दिया जाता है। फिर इसके नकारात्मक पक्ष क्या है कि पहला पॉइंट दिया जाता है कि मृत्युदंड बहुत अधिक प्रभावी नहीं है, अर्थात जिन मामलों में मृत्युदंड की सजा निर्धारित की गई है जैसे बलात्कार या हत्या, तो सजा तो है लेकिन आप देखेंगे इनके मामलों में कमी नहीं हुई है तो बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। और बेगुनाहों को सजा मिलने की आशंका, अर्थात यदि कोई बेगुनाह व्यक्ति बलात्कार के मामले फंस जाता है तो मृत्युदंड के मिलने से उसका जीवन समाप्त हो जाता है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। फिर तीसरा है दोषी का सामाजिक पुनर्वास नहीं, अर्थात किसी को यदि उम्र कैद या कुछ 10 वर्ष की सजा या 15 वर्ष का कठोर कारावास होता है तो उसके बाद वह समाज में वापस लौट आता है एक सभ्य व्यक्ति बनकर, लेकिन मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को यह मौका नहीं मिलता है और वह उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी और एक महत्वपूर्ण संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए। अब देखते हैं मृत्युदंड से संबंधित हमारे भारत में कानूनी प्रावधान क्या है। मृत्युदंड को मेनली जो सीआरपीसी है 1955 का सीआरपीसी, उसके माध्यम से न्यायालय पहली बार मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने के लिए स्वतंत्र हो गए। उससे पहले मृत्युदंड और कारावास देने के लिए न्यायालय पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन सीआरपीसी 1955 के माध्यम से यह न्यायालय मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने के लिए स्वतंत्र हो गए। और फिर 1973 में सीआरपीसी में धारा 354(3) के माध्यम में 3 को ऐड किया गया और क्या कहा गया कि न्यायालय को अधिकतम सजा अधिकतम दंड देने हेतु लिखित में कारण बताना अनिवार्य है, लिखित में कारण बताना होगा। सीआरपीसी धारा 354(3) में क्या कहा गया कि अधिकतम दंड देने हेतु लिखित में कारण बताना अनिवार्य है। और फिर 1967 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मृत्युदंड को खारिज करने से इनकार कर दिया, अर्थात विधि आयोग ने मृत्युदंड को समाप्त करने से इनकार कर दिया। तो यह मृत्युदंड से रिलेटेड कानूनी प्रावधान थे जो सीआरपीसी के अंतर्गत लिखे हुए हैं। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड से रिलेटेड अन्य निर्णय क्या दिए हैं। तो पहला केस है 1973 का। इसमें क्या कहा गया था, जगमोहन सिंह बनाम यूपी, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद था 1973। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना उचित है यदि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है। बहुत लंबा निर्णय था, हमने यहाँ पे आपको सार रूप में बताया है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को जीवन से वंचित करना उचित है, मतलब जीवन को समाप्त करना उचित है यदि वह प्रक्रिया कानून के द्वारा स्थापित हो, मतलब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से यदि किसी को जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह उचित है। कानूनी माध्यम कब होगा, जब व्यक्ति कोई कुकृत्य या अपराध करता है तो कानून उसे सजा देता है, तो यह प्रक्रिया कानून में लिखित है, तो यह कानूनी माध्यम है, यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। फिर दूसरा केस है 1980 का। इसका नाम क्या है, वचन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दुर्लभतम मामलों, ये सर्वोच्च न्यायालय ने ऐड किया जो ये इम्पोर्टेंट है कि दुर्लभतम मामलों को छोड़कर राज्य किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता। मतलब मृत्युदंड को देने के लिए एक श्रेणी बना दी जिसको क्या कहा, दुर्लभतम मामले। दुर्लभतम मामले में क्या है, क्रूर हत्या क्रूर तरीके से या शैतानी तरीके से या विद्रोही या निंदनीय तरीके से हो ताकि समुदाय में तीव्र व अत्यधिक आक्रोश पैदा हो, ये 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि दुर्लभतम मामले क्या है। बेसिकली हत्या को शामिल किया इसमें, जब हत्या क्रूर, शैतानी, विद्रोही या निंदनीय तरीके से हो
तथा समुदाय में तीव्र व अत्यधिक आक्रोश पैदा हो। और फिर अंतिमवाद है 1983 का माछी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद। इसमें क्या कहा कि किसी मामले को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में शामिल करने अथवा न करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले को दुर्लभतम अपराधों की श्रेणी में शामिल करना है या नहीं करना, इससे संबंधित अपने विचार 1983 के माछी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में दिए। तो ये था पूरा आर्टिकल क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का मृत्युदंड पर निर्णय। पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें क्या है बेसिकली की पॉइंट है, मानव जीवन के संरक्षण को दंड के सिद्धांत में समायोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आह्वान किया है। और मृत्युदंड बेसिकली निवारक निरोध है और सामाजिक प्रतिक्रिया है, जो उचित व्यक्ति को उचित दंड देने के लिए समाज प्रतिक्रिया करता है, वह मृत्युदंड के रूप में परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर आता है मृत्युदंड के सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, उसके बाद कानूनी प्रावधान सीआरपीसी 1955 और सीआरपीसी 1973 की धारा 354(3), और फिर विधि आयोग की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। बेसिकली 3 केस के बारे में हमने देखा है। चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। अब जो तीसरा आर्टिकल है हमारा वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया और श्रीलंका के संबंध पर। तो न्यूज क्या है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय बैठक हुई। तो इसको देखने के पहले जरूरी है कि हम एक बार मैप पर श्रीलंका की लोकेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन देख लें। तो बेसिकली ये है मैप, यहाँ पर है श्रीलंका, आप देखेंगे ये है श्रीलंका, यहाँ पर है पाक जल संधि, ये है पाक की खाड़ी और ये है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि अगर क्वेश्चन आता है तो वह भारत श्रीलंका के बीच में, फिर पाक की खाड़ी यहाँ पर है, पाक की खाड़ी, और फिर आता है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है। पाक जल संधि किस किस को मिलाती है, मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि मिलाती है। और फिर श्रीलंका हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, और पाक की खाड़ी किस किस को मिलाती है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी को। ठीक, पेड्रो पॉइंट है, तमिलनाडु के दक्षिण में है। पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। पाक जल संधि यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और यहाँ पाक की खाड़ी है। ठीक, अब देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज है भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, 3 पॉइंट पर समझेंगे। पहला निर्णय क्या था, भारत ने श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु अनुदान पर सहमति दी है। अब ये क्या है, ये श्रीलंका में लागू किया जा रहा है, क्या है अभी हम समझेंगे। इस पर अनुदान देने हेतु भारत ने सहमति दी है। और आप सबको पता होगा श्रीलंका में इस समय आर्थिक संकट चल रहा है, तो आर्थिक संकट को कम करने के लिए 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हेतु 4 आयामी दृष्टिकोणों पर दोनों सहमत हुए हैं। 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, बिलियन है, मिलियन नहीं है, सहायता और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हेतु 4 आयामी दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं। और मछुआरों के मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरे मुख्य मुद्दे होते हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं जो ये एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क है ये क्या है। पहले इसको 2 तरीके से समझेंगे, परिचय देखेंगे और पृष्ठभूमि देखेंगे। जो एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क है वो मूलतः भारत के आधार कार्ड प्रणाली के समान है, जिसमें जो एक व्यक्तिगत पहचान प्रणाली है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें बायोमेट्रिक डेटा आधारित व्यक्तिगत सत्यापन होगा। जैसे हम अभी फिंगरप्रिंट के माध्यम से कहीं भी हमारी पहचान की जाती है, तो वैसे ही श्रीलंका में भी बायोमेट्रिक आधारित डेटा व्यक्तिगत सत्यापन होगा। और ऐसे डिजिटल उस उपकरण को अपनाया जाएगा जो साइबर स्पेस, मतलब जो कंप्यूटर की दुनिया है वहां पर व्यक्ति की पहचान करें। तो हमने देखा एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क क्या है, ये एक व्यक्तिगत पहचान प्रणाली है जो बेसिकली भारत की आधार प्रणाली के समान है।
इसमें बायोमेट्रिक डेटा आधारित व्यक्तिगत सत्यापन होगा और ऐसे डिजिटल उपकरण जो साइबर स्पेस में व्यक्ति की पहचान करें शामिल किए जाएंगे। पृष्ठभूमि क्या है? जैसे भारत में इसका विरोध हो रहा था आधार कार्ड का, वैसे श्रीलंका में भी विरोध है। तो श्रीलंका में 2011 में प्रारंभिक प्रयास किए गए जो असफल रहे। फिर 2015 से 2019 के बीच एक समान इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय पहचान पत्र का विचार किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। अभी फिर से इसको और वर्तमान में इसको फिर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये था एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क जो भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते का मुख्य बिंदु है। अब हम देखते हैं भारत और श्रीलंका संबंध। इसमें बेसिकली हम परंपरावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत श्रीलंका संबंधों में भारत का दृष्टिकोण हमेशा क्या होता है। तो भारत पहला पॉइंट क्या है? सहयोगात्मक विकास का प्रयास करता है, मतलब दोनों के परस्पर सहयोग से दोनों का विकास, सहयोगात्मक विकास का प्रयास करता है। किन बिंदुओं पर भारत का श्रीलंका से संबंध केंद्रित है? हवाई और समुद्री संपर्क बढ़ाना। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, तो हवाई और समुद्री संपर्क बढ़ाना पहला पॉइंट। दूसरा आर्थिक सहयोग और निवेश स्तर पर व्यापक सहयोग, और श्रीलंका में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, और साझा समुद्री क्षेत्र में जो भारत और श्रीलंका का साझा समुद्री क्षेत्र है हिंद महासागर, वहां पर समकालीन खतरों को सुनिश्चित करना, मतलब जो समकालीन खतरे जैसे चीन का प्रभाव स्थापित होना, श्रीलंका पर चीन का प्रभाव पड़ना, इनसे श्रीलंका की सुरक्षा करना, और कोविड-19 महामारी में सहयोग। तो भारत का दृष्टिकोण क्या है? 5 बिंदुओं से देख सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? सहयोगात्मक विकास का प्रयास है। इसके अंतर्गत हवाई और समुद्री संपर्क बढ़ाना, आर्थिक व निवेश पहल करना, श्रीलंका में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, साझा समुद्री क्षेत्र में समकालीन खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, और कोविड-19 महामारी में सहयोग करना। और फिर भारत द्वारा हाल ही में जो सहायता दी गई है वो क्या है? देखिए, श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट है, तो जनवरी 2022, अभी फरवरी 2022 चल रहा है, तो जनवरी 2022 से भारत ने 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दे दी है। इसमें मुद्रा विनिमय के रूप में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और ईंधन आयात व अन्य के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। अब देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच विवाद क्या है। ये तो हमने संबंध देखे, अब विवाद है। अब विवाद सबसे पहला मुद्दा है मछुआरों की हत्या। तमिलनाडु में जो मछुआरे हैं वो मछली की तलाश में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं, और श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो भारत के समुद्री इलाके में आ जाते हैं। तो इनको यहाँ की जो कोस्टल गार्ड है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अधिकांश मामलों में इनकी रिहाई नहीं होती है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मुख्य विषय है। और फिर दूसरा है चीन का प्रभाव। श्रीलंका पर लगातार चीन का प्रभाव पड़ रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा जो क्षेत्र है वो वैसे अभी चीन के प्रभाव में आ चुका है। जो श्रीलंका का कुल विदेशी ऋण है उसमें 10% योगदान चीन का है। तो मतलब चीन का वहां पर लार्ज इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण चीन अपना प्रभाव वहां पर जमा रहा है। और तीसरा बिंदु है 13वां संविधान संशोधन। श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन जो मुख्यतः तमिल समुदाय से संबंधित है, उसमें भी भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। और चौथा है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना। अब ये आपका होमवर्क है कि आप ये ढूंढें कि ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना क्या है। ये बेसिकली इंडिया, जापान, श्रीलंका से संबंधित है, जिसमें इंडिया और जापान की सहमति के बाद श्रीलंका ने इसको डिनाई कर दिया था, और अभी वेस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो इसका ये रद्द हो चुकी है, जिसके कारण दोनों राष्ट्रों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ था। और फिर आते हैं अंतिम बिंदु निष्कर्ष पर। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। तो भारत के लिए क्या जरूरी है कि आपसी विश्वास का निर्माण करें। भारत और श्रीलंका दोनों परस्पर एक दूसरे पर आपसी विश्वास बढ़े, और भारत श्रीलंका के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, और भारत को अन्य देशों की अपेक्षा नेबरहुड फर्स्ट की नीति का अनुपालन करना चाहिए।
तो ये था भारत और श्रीलंका के संबंध में, ये द हिंदू का आर्टिकल था। न्यूज क्या थी, भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य क्या था, एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क, उसको समझा। यह बेसिकली एक व्यक्तिगत पहचान प्रणाली है जो भारत की आधार प्रणाली के समान है। पृष्ठभूमि क्या थी, और भारत श्रीलंका संबंध में हाल ही में भारत के दृष्टिकोण, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको वर्तमान में भारत का दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और भारत द्वारा जो अभी सहायता दी गई है वो हमने देखा, और श्रीलंका और भारत के बीच विवाद क्या है, बेसिकली 4 बिंदुओं में देखा। ये आपका होमवर्क है, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना, इसके बारे में आप देखें। और फिर निष्कर्ष, आपसी विश्वास का निर्माण करना चाहिए, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और भारत को नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनानी चाहिए। तो ये थे आज के डिस्कशन। 3 आर्टिकल हमने बेसिकली डिस्कस किए, तो द हिंदू से और एक इंडियन एक्सप्रेस था। उम्मीद है आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और ये आपको नोट्स ही हैं, आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं, हर एक एस्पेक्ट को हमने लिखा है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप एक पोर्शन का आंसर में उपयोग कर सकते हैं। तो हर टॉपिक के आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो गए हैं। आपको पॉज करके अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लिख लें, और यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपने नोट्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ आर्टिकलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।